नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? तो आज से भाई शुरू कर रहे हैं अपन थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा 2027 में जो एग्जाम होगा उसके अंदर लेवल 2 में मैथ स्पेशल 30 आउट ऑफ 30 जो क्वेश्चन आने वाले हैं गणित की, उसको लेकर एक जो नया बैच, बिल्कुल नया लेटेस्ट पैटर्न पे हम शुरू करने जा रहे हैं और आज से क्लास स्टार्ट भी हो रही है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हमें आता होता है फिर भी हम प्रश्न ठीक नहीं कर पाते। रीजन क्या है? रीजन ये है कि केवल ठीक करना इंपॉर्टेंट नहीं है। गणित के अंदर इंपॉर्टेंट है कि कम समय में प्रश्न को ठीक करना है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं, फिर हम थोड़ा सा चलेंगे पढ़ने की तरफ। जो भी बच्चा थर्ड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो मैथ कंप्लीट कोर्स से जुड़ सकता है। मात्र 500 रुपए में ये बैच है पूरा। और बैच में क्या क्या सुविधाएं मिलेगी मैंने ये पहले ही आपको बता दिया। बहुत सारी सुविधाएं हैं, लाइव ये वीडियो क्लासेस मिलेंगी आपको टू द पॉइंट, न्यू पैटर्न के ऊपर सारी की सारी। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जैसे ही हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि तैयारी कैसे होती है। देखो, जैसे हम गणित है गणित को स्टार्ट करेंगे तो पहला अपना जो काम होता है वो करते हैं अपन, टॉपिक को कवर करेंगे। पहला काम का कोई भी टॉपिक है उसको कवर करेंगे। उसके 100 क्वेश्चन बनते हैं, 150 बनते हैं, कितने भी बनते हैं, लेकिन जो टाइप बनते हैं वो चीज हम कवर करेंगे। अब उसके अंदर सबसे पहला हमारा काम है कि जीरो से टॉपिक को क्या करना होता है कि जीरो से किससे होता है, जीरो से लेकर चलेंगे। और जीरो से आपको जितना हो सकता है एक बढ़िया लेवल तक टॉपिक को लेकर चलेंगे। हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है, हर टॉपिक में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी परीक्षा का अलग अलग होता है। मेरे सामने एक सिलेबस है सर। पहली बात तो आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके पास एक ऐसा सिलेबस की फोटोकॉपी आप निकाल लें। आपके फिंगर पर याद होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस में ये नहीं पता कि टॉपिक कौन सा है। जब ये नहीं पता तो वो तैयारी क्या खाक करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमारा पहला टारगेट है कि हम जितने भी टॉपिक्स है उनको जीरो से पढ़ेंगे। जिस बच्चे का गणित कमजोर है, यानी हो सकता है 50% बच्चे से मिल जाएंगे जिनका बिल्कुल मैथ सब्जेक्ट है। इसमें दो चीजें हैं। एक बच्चा तो है कि जैसे लेवल 2 की अगर हम बात करें और मैथ की बात करें तो इसमें दो कंडीशन होती है कि इसके अंदर एक बच्चा है जिसके पास साइंस है, बायो है, तो उसका मैथ में दिक्कत आ जाएगी उसको, क्योंकि वो इस पार्ट को कम पढ़ता है, क्योंकि वो इस बैकग्राउंड से उसका सब्जेक्ट है। ठीक है। और मैथ वाला होता है उसको इसमें दिक्कत आ जाएगी। लेकिन कई बार मैथ की जो अप्रोच होती है क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो अगर आपके पास सही वे के अंदर नहीं है ना, तो मैं आपको कह रहा हूं दिक्कत ही दिक्कत है। अब गणित के कितने प्रश्न आने हैं आपको? इसे गणित के जो प्रश्न आने हैं 30 क्वेश्चन आने हैं। 30 प्लस में 10 टीचिंग मेथड रहेंगे, वो भी हम इसमें कवर अप करेंगे। ठीक है। अब मैं कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमें 30 आउट ऑफ 30 या 40 आउट ऑफ 40 टीचिंग विद मेथड जो उसके साथ कवर करना है। भले आपका सब्जेक्ट मैथ है, लेकिन हमने क्वेश्चन की अप्रोच सही नहीं लगाई। जो क्वेश्चन 2 सेकंड में होने वाला था उस क्वेश्चन को हमने 10 सेकंड में किया, तो हमने टाइम ज्यादा लिया, तो नुकसान अपना ही है। दूसरी चीज सबसे बड़ी क्या है कि विद्यार्थियों के मन में एक चीज आती है कि गणित पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें ट्रिक पता होने चाहिए, हमें सूत्र पता होने चाहिए। ये चीजें पुरानी है, चल रही आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी पैटर्न चेंज हो गया है। अगर हम गणित के प्रश्नों को ऐसे लिख लिख कर अगर परीक्षा में करेंगे तो टाइम तो लिखने में चला जाएगा अपना। तो हमें वो लिखने का काम कम करना है। क्या करना है आज पढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि शुरुआत है, पहली क्लास है, तो जीरो से बताना बहुत जरूरी। केवल पढ़ा तो कोई भी सकता है, लेकिन हमें शुरू से शुरुआत करनी है। तो 10-15 मिनट आप सुने मेरे को, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। जिसमें सुनने की क्षमता होती है वो बहुत कुछ करेगा। मैं क्या कह रहा था
कि गणित को हिस्ट्री नहीं बनाना है, गणित को हिंदी नहीं बनाना है, गणित को कैलकुलेशन है इसके अंदर। और कैलकुलेशन कौन करेगा? ये दिमाग करेगा, पेन नहीं करेगा। तो हमें दिमाग का ज्यादा यूज करना है। किसका करना है? इसके अगर ज्यादा यूज इसका हम करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा मेंटली करेंगे, तो टाइम कम लगेगा, क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। गणित के अंदर आपको अप्रोच का मतलब कि 30 प्रश्न आते हैं, उसमें 10 प्रश्न होते हैं ऑप्शन से करने वाले, 10 प्रश्न होते हैं कॉन्सेप्ट से करने वाले, 10 प्रश्न होते हैं जिसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब हमारी अप्रोच कैसी है? वही बात कि एक बच्चा एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में करता है, एक बच्चा उसे 10 सेकंड में करता है, एक बच्चा उसे 15 सेकंड या 20 सेकंड में करता है। उत्तर सभी निकाल रहे हैं, लेकिन जो कम समय में निकालेगा वो जीत में रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। मेरी बात बिल्कुल ध्यान सुनना। तो ये अप्रोच आपको विकसित करनी पड़ेगी। बाजार से कोई किताब लेके आ गए, बेस्ट किताब लेके आए, कोई बेस्ट की कोई परिभाषा नहीं है। किताब तो लेके आगे प्रश्न मिल जाएंगे आपको, लेकिन उनको सोल्व करने का तरीका कैसे इजाद करोगे? किताब बोलकर आपको नहीं बताएगी। जिन बच्चों का गणित जीरो है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जीरो से हीरो का सफर हम तय करवाएंगे। आपको बिलीव रखना है। आपको पता है, मैं लगातार गणित विज्ञान के मामले में राजस्थान में बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने दी, और ऐसे ऐसे बच्चों को गणित सिखाया जिनका जीरो था, वो बट्टे में से बट्टे नंबर लेके गए, पूरे में से पूरे। हकीकत है, बहुत सारे मैं टेलीग्राम पर बार बार वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग है उनके आए हुए, मैसेज भी मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप में सीखने की ललक है, आप चाहते हो कि हम सीख कर पूरे में से पूरे ठीक कर पाए, पेपर का लेवल कैसा भी क्यों ना हो, तभी आप सीख पाओगे। तो मैं कह रहा था कि टॉपिक पहले हम करेंगे तो उसको जीरो से पढ़ेंगे, और जितना लेवल हो सकता है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। दूसरी बात, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक का आपको टेस्ट देंगे। टॉपिक का क्या देंगे? टेस्ट देंगे। 30% देंगे, 20 देंगे, 25 देंगे, वो देखेंगे टॉपिक के हिसाब से। समझ पा रही हो? अब उस टेस्ट के बाद में हम फिर अगले दिन उसी टेस्ट का क्या करेंगे? उसी टेस्ट का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो कितना फायदा आपको होगा, और मैं दिखाऊंगा आपको कि उस टेस्ट में जो मैंने क्वेश्चन दिए आपने कितना सेकंड में किया, आपने क्या किया क्या नहीं किया, फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना। तो यहां से एक बेस्ट अप्रोच आपको पता चलेगी। तीसरा काम हम इसमें करेंगे, हम आपको देंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट देंगे। अब आप सोचो, आपको क्वेश्चन भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हम लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देंगे, जो कि सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आपको बार बार उन्हीं को रिवाइज करना है, और वही पेपर में दिखेंगे आपको। ठीक है, ये अपना सबसे बेस्ट टारगेट रहेगा। प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको बढ़िया लेवल पे देने वाले हैं। टॉपिक भी टू द पॉइंट, टॉपिक का टेस्ट, उसका वीडियो सॉल्यूशन बहुत शानदार। और आपको पता है कि टॉपिक, अच्छा उसके बाद जैसे सिलेबस पूरा हो जाता है तो अपन पूरे पार्ट की, पूरे भाग की एक टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे। 10 टेस्ट सीरीज पूरा, जैसे गणित का पूरा सिलेबस हो गया तो गणित का पूरा सिलेबस के 10 मेजर टेस्ट आपसे लेंगे, वो भी एक शानदार इसी के अंदर। इसके अलावा मैंने काफी सारी चीजें आपको बता रखी, वो भी इसमें होने वाली है। हमारा कई बच्चों का डाउट है, सर आरबीसी पढ़ाओगे, एनसीईआरटी पढ़ाओगे, कहां से पढ़ाओगे? मेरा मानना यह है, मैं बार बार बच्चों को बताता भी हूं कि भले ही मैं आरबीसी से पढ़ाऊं, भले मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊं, भले मैं कहीं से पढ़ाऊं, इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने पढ़ाया ना वो परीक्षा में आना चाहिए। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैंने पढ़ाया, भले मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा दिया, मैंने आरबी, और वहां से प्रश्न नहीं आए ना, तो फिर वो एनसीईआरटी आरबीसी फेल है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मुद्दा यह है कि मैं जो पढ़ाऊंगा, जो मैं करवाऊंगा, वो पेपर में आना चाहिए, और आपको सिखाना है। ये दोनों चीज होनी चाहिए, और पेपर में आप सोल्व भी करके हो, मजा तब आएगा। यही चीज करने वाले हैं। दिखावा किसी प्रकार से हमारी तरफ से पहले भी नहीं होना। अब हम बोलेंगे कि ये करना है तो करना है, हम मेहनत करेंगे, आपको मेहनत करनी है, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। गणित की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। एक और बात बता दो, जो विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी करेगा, इस बैच से जुड़ेगा, वो हो सकता है किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहा हो सकता है वो वीडियो का एग्जाम दे रहा हो सकता है भविष्य में वो पटवार का देगा। तो गणित को उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपना लेवल इस प्रकार का रहेगा। अच्छा, इस बैच को लेने के बाद में सर कोई किताब लेने की आवश्यकता है क्या? नहीं भैया, लेना ही मत, गणित की किताब तो लेने की आवश्यकता आपको नहीं है।
यूट्यूब पे कोई क्लास देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक एक डाउट और एक एक चीज अपन क्लियर करेंगे। तो ठीक है, इसके अलावा जो मैंने कॉमन बात बता दी, इसके अलावा और भी कुछ आपको सब कुछ मिलेगा। और निश्चित रूप से बैच ज्वाइन कर लो, और आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, टू द पॉइंट। ठीक है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे थ्योरी वाइज क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, कथन निष्कर्षण के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं तो उस टॉपिक में करवाए जाएंगे। बहुत बेहतरीन हम इस प्लान के साथ आए हैं, और निश्चित रूप से गणित के मामले में आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने आज तक मेहनत की है ना, वो सफल हुई और इस बार भी होगी। बस एक विश्वास और दूसरी आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिलेबस निकलवा लेना इसके अंदर। अच्छा, इसमें दो पार्ट है, मैं आपको बता दूं, थोड़ा मेजरली चलते हैं, थोड़ा आ जाओ। अभी जो गणित का सिलेबस है उसके अंदर आपका एक तो अंक गणित वाला पोर्शन है, अंक गणित है, और दूसरा पोर्शन इसमें आपका एडवांस वाला है। अगर आप देखो अंक गणित का, आप कोई सा भी एग्जाम दो, कोई सा भी एग्जाम दो, उसमें लगभग ये अर्थमेटिक प्रतिशत रेशो, ये लाभ हानि, ये आते ही रहते हैं, आते रहते हैं। ऑन डिमांड बच्चों ने बोला सर एडवांस मैथ में थोड़ी दिक्कत है। एडवांस मैथ के अंदर आपको पता है कि पूरी ज्योमेट्री आपको करनी है, आपको मेंसुरेशन भी करना पड़ेगा, आपकी यहाँ पर प्रायिकता भी दे रखी है, स्टैटिक्स भी दे रखा है, तो ये चीज, और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैं एक वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर बताऊंगा कि लास्ट कुछ एग्जाम जो हुए उनमें कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, लास्ट प्रीवियस पेपर की भी डिस्कस करेंगे, नो डाउट। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं एडवांस मैथ को सबसे पहले, जिसमें सबसे पहले ज्योमेट्री को हम स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री के अंदर काफी सारे सेक्शन हैं, जैसे लाइन और एंगल है, ट्राइंगल है, चतुर्भुज है, सर्किल है, बहुभुज है, ये पूरा पार्ट। फिर उसके बाद में मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, 2D करेंगे, फिर 3D करेंगे, फिर हम स्टैटिक्स की तरफ बढ़ेंगे, फिर प्रायिकता की तरफ बढ़ेंगे। मतलब पूरा एक पोर्शन करेंगे, जिससे बच्चे को शुरुआत में ये चीजें अगर हम लास्ट में कराएंगे और उस एग्जाम नजदीक हो तो दिक्कत हो जाती है, तो शुरू के अंदर। और ये पोर्शन है बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट को कठिन लगता है, और इसको आसान बनाएंगे। कोई भी यहां से प्रश्न आएगा वो ठीक होगा, और जीरो से हीरो तक का सफर हम तय करेंगे। अर्थमेटिक पहले एडवांस पूरा करेंगे, देन फिर हम अर्थमेटिक की तरफ चलेंगे। तो तैयार है, करें स्टार्ट, आ जाओ। सबसे पहले मैंने रख दिया सिलेबस, अब आप तैयार हैं। थोड़ा सा मैंने समय लिया 10-12 मिनट का, क्योंकि जरूरी है। पढ़ा तो कोई सकता है, लेकिन चीजें हमें ठीक करनी थोड़ी सी बेहतर। ठीक है, आ जाओ। और बार बार बता रहा हूं, कहां गया, ये अपना बैच है, तो निश्चित रूप से मात्र 500 रुपए में इस वजह से रखा है कि सभी बच्चे इसको ले पाए, और निश्चित रूप से गणित के मामले में वो कमजोर न रहे। तो आ जाओ, इस सबसे पहले शुरुआत कर दें। ज्योमेट्री सेक्शन, पहली क्लास अपनी रहेगी ज्योमेट्री की। इसमें आपको ये कहना नहीं है कि सर प्रीवियस कराओगे, एनसीईआरटी करोगे, ये आपकी दिक्कत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी जवाबदेही रहेगी पेपर में कि मैंने पढ़ाया, उसमें से आया क्यों, वो मेरी जिम्मेदारी है। सब आएगा। बस ज्योमेट्री, जिसे हम ज्यामिति कहते हैं, क्या कहते हैं पैर, ज्यामिति कहते हैं। यूं मान सकते हैं, ज्यामिति एक तरीके से स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। जैसे त्रिभुज है, कोई लाइन है, सर्किल है, चतुर्भुज है, ज्यामिति आकृतियां, उसके बारे में पढ़ेगी। यहां पर आप अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे, ज्योमेट्री है, और ज्योमेट्री में जो टॉपिक है, जैसे ये त्रिभुज है, सर्किल है, चतुर्भुज, ये सारे के सारे किस में आएंगे, वहां पर आएंगे क्षेत्र में, जिसे मेंसुरेशन कहते हैं, 2D 3D। लेकिन डिफरेंस क्या, दोनों में सेम टॉपिक, डिफरेंस ये है कि जो ज्योमेट्री वाला सेक्शन, अगर आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसको मजबूत करना है, तो आपको नियम ध्यान करने पड़ेंगे, नियम पता होने चाहिए। नियम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रॉपर्टीज, आपको पता होने चाहिए। ज्योमेट्री की जितने भी रूल रेगुलेशन होंगे, ट्राइंगल से जुड़े जितने रूल हैं, बहिष्कोण क्या है, अंतःकोण क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सर्वांग समता है, समरूपता है, बहुत सारी चीजें हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं है। ज्योमेट्री में कोई फॉर्मूले आपको नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ रूल पढ़ने हैं, और रूल याद है। अच्छा, थ्योरी के क्वेश्चन भी खूब बनते हैं यहाँ से, नो डाउट। अपना जब पूरा टॉपिक चलेगा तो आपको वो क्वेश्चन भी
साथ साथ करवाए जाएंगे। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं करवाऊंगा। तो नियम अगर हम पढ़ते हैं इसके अलावा 2D या 3D, सेम चीज इसमें त्रिभुज भी है, वर्त भी है, चतुर्भुज भी, सारा आयत है, वर्ग साथ, लेकिन इसमें है फॉर्मूले, सूत्र है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, त्रिभुज का अच्छा एक और बताऊं, सूत्र भी प्रश्न में आ जाते हैं, वो तो याद रखने ही रखने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि केवल सूत्र पर डिपेंड अपन नहीं रहेंगे। मेरा एक तरीका पढ़ाने का, हमें फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, लेकिन मैं आपको एक दूसरी अप्रोच भी सिखाऊंगा कि सूत्र के साथ काम करते हो तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी हो जाता है, लेकिन मैं वो तरीके सिखाऊंगा जिसमें सूत्र की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उत्तर निकाल लोगे। तो वो चीज भी आपको सीखने को मिलेगी। दोनों में डिफरेंस बता दिया, यहाँ नियम आपको पता होने चाहिए और यहाँ उनके फॉर्मूला काम करेंगे। तो सबसे पहले भाई हमारा काम है ज्योमेट्री को पढ़ना। अब मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो इसमें कई सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लाइन और एंगल आ जाता है, जिसे हम रेखा और कोण कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं रेखा और कोण, ये पढ़ते हैं। अब एक टॉपिक ये था, दूसरा टॉपिक इसमें आपका पूरा त्रिभुज आ गया, दूसरा पूरा टॉपिक इसमें त्रिभुज आ गया, तीसरा टॉपिक इसमें चतुर्भुज आ गया, पूरा पूरा क्या आ गया, चतुर्भुज आ गया, चौथा टॉपिक इसमें वृत्त आ गया, पांचवा टॉपिक इसमें हम बहुभुज भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बहुभुज भी पढ़ेंगे। ये 5 टॉपिक हमें ज्योमेट्री में करने हैं। अब 5 टॉपिक अपने आप में 5 टॉपिक है, ज्योमेट्री एक टॉपिक नहीं है, अपने आप में 5 टॉपिक लिए हुए हैं। समझ में आ रही है? तो 5 टॉपिक हमें कवर करने टू द पॉइंट। चलो सबसे पहले हमारा काम है इस टॉपिक को कवर करना। ठीक है, करें शुरू। चलो आ जाओ, लगाओ फिर। देखो सबसे पहले हम लाइन और एंगल को स्टार्ट करते हैं, लाइन और एंगल को हम स्टार्ट करते हैं। तो लाइन और एंगल में सबसे पहले लाइन की बात कर लें। लाइन का मतलब आप समझ जाओ सर, रेखा है। अब रेखाएं भी बहुत प्रकार की होती है, अब टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। रेखाएं भी बहुत प्रकार की होती है, जैसे सबसे पहले हमें जहां पता होना चाहिए कि वक्र रेखा क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व लाइन। क्या बोलते हैं, कर्व लाइन का मतलब होता है मूड़ी, इस प्रकार से एक कर्व ली होगी, मतलब घुमावदार हम कह सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर देखिए इस चीज का, स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप कह सकते हो। अच्छा दूसरी चीज, मैं एक बार सिर्फ केवल लाइन के बारे में बता रहा हूं, लाइन एक्चुअली में होती क्या उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं टाइप ऑफ लाइन आपको बता पा रहा हूं कि जो लाइन है वो इस प्रकार से मुड़ी होगी, इस प्रकार से कर्व ली होगी, इसे बोलते हैं कर्व या इसको बोलते हैं वक्र। देख के पता लगा सकते हो कि ये है वक्र। ठीक है, अब तिर्यक लाइन का मतलब आप समझ सकते हो कि सर तिर्यक लाइन का मतलब होता है तीसरी लाइन। तीसरी लाइन का मतलब है कि कोई भी दो रेखाएं हैं, कोई दो रेखाएं हैं, रेखा होती है ना जो रेखा, वो फिक्स नहीं होती है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, वैसे आगे हम पढ़ेंगे। रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती, उससे आप जितना भी आगे बढ़ाओगे वो बढ़ती चली जाएगी। अब ये दो रेखा, एक रेखा ए है, एक बी। अब तिर्यक का मतलब कोई तीसरी रेखा, तो इसे हमने क्या बोला, तिर्यक रेखा। क्या बोला, तिर्यक। इसको भी हम पढ़ेंगे। एक बार मैं बता रहा हूं कि इसका ज्योमेट्री स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखती कैसे, क्या चीज होती है। क्षैतिज रेखा आपको पता होनी चाहिए। क्षैतिज का मतलब होता है धरातल, क्षैतिज होता है, इसे हम धरातल को बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है, बिंदु रेखा है तो कोई भी लाइन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इस प्रकार से यही तो होती है। असंख्य बिंदु होते तो इसे बिंदु रेखा हम कह सकते हैं। लहरदार रेखा का मतलब लहराती हुई, तो लहराती हुई तो इस प्रकार से कुछ आप कह सकते हैं, कैसे लहरदार रेखा है। एक बार आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। ठीक है, फिर आता लंबवत रेखा का मतलब है कि जो लंबवत होगी 90 डिग्री होगी, इस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं कि लंबवत रेखा। खड़ी रेखा को हम कह सकते हैं। समांतर रेखा का मतलब होता है केवल एक रेखा समांतर नहीं हो सकती, समांतर होने के लिए दो रेखाएं का होना होती है कि समांतर समान अंतर, समांतर का संधि विच्छेद करते हो तो समान अंतर, यानी दो रेखाएं, उनको आप कितना भी आगे बढ़ाओ उनके बीच का जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, यानी ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, यानी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। इनका बीच का डिफरेंस यहाँ पर ए है तो आगे भी ए होगा,
का उम्र आगे यही रहेगा, उसे ही समांतर बोलते हैं। मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे को कट ना करे। उसके बाद संपाती रेखा है। संपाती का मतलब होता है कि संपाती एक दूसरे के जो इस प्रकार, जैसे एक रेखा ये है, इसे हम कह सकते हैं कि ए और बी। एक रेखा इसी के ऊपर डिनोट अगर हम करें कुछ इस प्रकार से छोटी रेखा, तो इसे बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है इंटरसेक्ट लाइन, यानी एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये भैया एक दूसरे को काट रही है, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। जब एक दूसरे को काटे तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा है। छठी क्लास की जब किताब पढ़ोगे आप, बिल्कुल छठी क्लास में लाइन और एंगल के अंदर जो बातें दे रखी है वो इस प्रकार से दे रखी है कि रेखाओं के बारे में जानना, रेखाओं के बारे में जानना, ये आपको दे रखा है। ठीक है। मैं मानता हूं आपको कुछ नहीं आता, इस वजह से मैं जीरो से समझा पा रहा हूं आपको। हो सकता है बहुत बच्चों को ये आता हो तो वो सोचेगा यार ये तो मेरे को आता है। बिल्कुल आपको आता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये भैया लाइन है, रेखाओं के प्रकार हैं, अलग अलग रेखाएं हैं। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे, जो ये आपकी किताब के अंदर जो एनसीईआरटी बोल दो या आरबीसी, उन किताबों में ये बातें लिखी गई है, उन पॉइंट को मैं लेके यहां पर आपके सामने आया हूं। एक रेखा के से, अब देखो यहीं से थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है इसमें से चार स्टेटमेंट दे दे, आपसे पूछ ले कि सही कथन बताओ। चार स्टेटमेंट दे दे, इन्हीं में से चार बना दे लाइन, वो लेके एक गलत दे दे, बाकी तीन ठीक दे दे, आपसे पूछ ले गलत का चुनाव करो। तो कह क्या रहा है प्रत्येक लाइन? ये कह रहा है कि एक रेखा कोई भी है, उसके सिरे बिंदु होते हैं। कहने का मतलब होता है, सिरे बिंदु का मतलब होता है कि कोई भी रेखा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड यानी कोई भी रेखा है वो शुरू भी होती है, खत्म भी होती है। यूं कह सकते हैं ना कि कोई भी एक रेखा उसके सिरे बिंदु होते हैं। ठीक। ठीक है। ये कह रहा है एक सरल रेखा है, उस पर अनंत बिंदु होते हैं। तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एक रेखा है उस पे आप ऐसे पॉइंट पॉइंट लगाओ तो गिन नहीं सकते अपन, असंख्य बिंदु होते हैं, अपन उसको गिन नहीं सकते हैं, असंख्य बिंदु हो सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि सर यहां तो गिन सकते हैं 4 5 7, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए एक रेखा जो भी, उस पे क्या होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। सर एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कोई बिंदु है, इस बिंदु से हमने ये रेखा खींच ली, ये खींच ली, ये खींच ली, ये खींच ली, कितनी भी खींचो आप, यानी इनफाइनाइट, एक बिंदु से कितनी भी रेखाएं आप खींच सकते हो। ठीक है। इस बिंदु से इधर भी जा रही है, इस बिंदु से इधर भी जा रही है, मतलब कितनी भी रेखाएं आप खींच सकते हो, कॉमन सी बात है। कह रहे कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती, तो कहने का मतलब एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, अगर इससे गुजारोगे तो एक ही रेखा गुजरेगी, दूसरी रेखा नहीं गुजर सकती। क्या गुजर सकती है क्या? नहीं भैया, दूसरी रेखा इससे नहीं गुजर सकती किसी भी प्रकार से। अब फिर कह रहे हैं कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ कह रहा दो भिन्न रेखाओं में से एक से ज्यादा उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉमन नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट है, ये आपकी किताब के अंदर दी हुई, हमने छठी से 10वीं तक पढ़े हैं, स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। एक तल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, बिल्कुल। अब ये एक बोर्ड है, ये एक तल ही मान लो, इस पे आप कितनी लाइन खींच लो, ऊपर नीचे, मतलब इनफाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते, कितनी भी खींची जा सकती है। तो कुछ स्टेटमेंट थे जो छठी क्लास के अंदर लिखे भी हुए हैं, नो डाउट। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेटमेंट हमें पता होंगे। ठीक है,
किसी के घर का एड्रेस मालूम है तो हम उसके घर तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी के घर के एड्रेस नहीं पता है तो हम फिर चक्कर काटेंगे मोहल्ले के चारों तरफ, लेकिन घर नहीं पहुंच पाएंगे। बस यही कह रहा हूं, नियम पता होने चाहिए, थ्योरी जितनी भी हो सकती है वो पता होनी चाहिए, फिर हम उसका आंसर निकाल पाते हैं। आ जाओ फिर कहानी को शुरू करते हैं। इसमें छोटी छोटी बातें जो हम बिल्कुल छठी क्लास में पढ़ते आए, छठी सातवीं आठवीं में बिल्कुल पढ़ते हैं, वही चीज दोबारा से पढ़नी है, बस अब अच्छे तरीके से पढ़नी है। वहां तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ी थी, यहां नौकरी लगने के लिए पढ़ना है। ठीक है, नौकरी लगने के लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो। तो क्या कह रहा है भाई, देखो कह रहा है कि सबसे पहले आप ये कह सकते हैं ये है एक सरल रेखा। इसको छोड़े एक बार, सरल रेखा होती है, मैं इसकी बात बता दूं, इसकी कोई लंबाई फिक्स नहीं होती है। लंबाई आप फिक्स नहीं कर सकते। सरल रेखा है उसको आप कितने भी बढ़ा सकते हैं, मतलब उसकी लेंथ फिक्स नहीं होती है। अब इसी सरल रेखा का एक पार्ट काट लेता हूं मैं। अब एक है रेखा, कौन सी रेखा, ये रेखा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इसका इतना सा पार्ट काट लिया, ए और बी, यानी ए बी मैंने एक पार्ट काट लिया रेखा से। तो मैंने क्या किया, इस रेखा का एक खंड बना लिया, इसको हम कह सकते हैं खंड। लेकिन ये बना किससे, इस रेखा से, तो प्रॉपर नाम लिखेंगे रेखाखंड। क्या लिखेंगे, प्रॉपर नाम लिखेंगे रेखाखंड, यानी रेखा का एक खंड, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन का मतलब रेखा, सेगमेंट का मतलब होता है एक पार्ट उस रेखा का, तो उसका नाम हो गया रेखाखंड। उम्मीद करता हूं ये बात बहुत स्पष्ट आपको समझ में आ गई होगी। बताओ, कोई दिक्कत, कि लाइन सेगमेंट कि एक रेखा का वह भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाते हैं, और रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों, लंबाई है वो फिक्स होती है, ये आपको ध्यान करनी है। लेंथ है वो फिक्स होती है, ये आपको ध्यान करके चलना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक लाइन जिसकी कोई भी लंबाई फिक्स नहीं है, ठीक है, और लाइन सेगमेंट है उसकी फिक्स्ड होती है। सही है, आ जाओ। फिर आता किरण। किरण या उसको बोलते रे, यानी सीधी सी बात है कि जो आपकी रे होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मान के चलो ये है, तो इसका ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन इसको आप कितना भी आगे बढ़ाओ, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। मतलब एक सिरे बिंदु तो होगा, एक सिरे बिंदु होता है, लेकिन ये आगे तक बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से कितना बढ़ाओ इसका एंडिंग नहीं होता है। उसे बोलते किरण, यानी किसी रेखा के वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो वह किरण कहलाते हैं। एक पॉइंट होगा इसका, दूसरा नहीं हो, एंडलेस होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है, फिर आता संरेख बिंदु, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट कह सकते हैं। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो उसे संरेख बिंदु कह सकते हैं। तो ऐसा है, इस पे काफी देखो, अभी अब कोई भी रेखा वो बिंदु से मिलकर बनी होती है, इस प्रकार से बनी होती है। तो अब ये एक ही लाइन में है तो उसे क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। फिर आता है आसन भुजाएं। ठीक है, हम पहले भुजाओं की बात कर रहे हैं, हम रेखा की। आसन भुजाओं, आसन का मतलब समझते हो क्या, पास पास। आसन का मतलब तो बिल्कुल पास पास। सिंपल सी बात है कि जब दो किरण होती है उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक होना चाहिए। दो किरण होती है उनका स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि आपके सामने एक किरण है एसी, एक है एबी, इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ये क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई दिक्कत,
तो यही तो मैंने लिखा कि जिन दो किरणों का शीर्ष बिंदु बोल दो या स्टार्टिंग पॉइंट बोल दो या शीर्ष पॉइंट बोल दो, एक वे आसन भुजाएं कहलाती है। एंगल, कोण, अब इनके बीच में आप देख सकते हो कि ये किरण है, इसको नाम दे दिए हम AC और इसी को नाम हम AB दे दिया। इसके बीच में आप देख सकते हो, ठीक है। इसको आप एक मिनट रुको थोड़ा सा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि जब दो किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ हो और उनके बीच एक कोण बनता है, उसे क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक, कोण समझ में आ गया? दो किरणों से मिलकर बनता है, दो रेखाओं से मिलकर नहीं बनता। ध्यान करना इस बात को, कोण है वो दो किरणों से मिलकर बनता है, न कि रेखाओं से। ध्यान करना, जल्दबाजी में पेपर में स्टेटमेंट आ भी जाता है, गड़बड़ हो जाती है क्योंकि पढ़ते नहीं, क्योंकि ये किरण है न कि रेखा है। इस बात को ध्यान करना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। हमने रेखाओं के बारे में पढ़ा, अब हम एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बचपन में बिल्कुल पढ़ा, न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या, सब पढ़ा आपने, लेकिन दोबारा पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। मैं आपको फिर बता दूं कि मैं जितनी बातें आज इस क्लास में बता रहा हूं और आगे जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी, क्योंकि हर क्लास का एक कनेक्शन होगा दूसरी क्लास के साथ में, आपको प्रीवियस जितनी भी क्लासें होती हो जाएंगी वो सब का पता होना चाहिए, उसमें क्या पढ़ाया मैंने क्या, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप भूल गए पिछली वाली और आगे वाली याद है तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं होगी, क्योंकि ये रूल आज पढ़ा रहा हूं ना, तो ये ज्योमेट्री के जितने भी आगे पार्ट आएंगे, त्रिभुज का है, चतुर्भुज का है, सर्किल है, 2D है, 3D, वहां सब में काम आएंगे। ध्यान करना, आज पढ़ाऊंगा, ये काम आएगा 2-3 महीने तक, आगे जितने भी क्लासेस चलेंगे आपकी सारी की सारी। तो इसीलिए अभी से तैयार हो जाओ, अच्छे से पढ़ लो इसको। कोण आपको पता चलेगा सर कोण क्या। अब कोणों के टाइप आते हैं, टाइप ऑफ एंगल। पहला न्यून कोण आता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। सिंपल सी बात है, एक्यूट एंगल की वो कोण जिसका मान 0 से तो क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री से कम होना चाहिए। लिखने का तरीका होता है इस प्रकार से, लिखने का तरीका इस प्रकार से कि 0 ग्रेटर देन थीटा और थीटा से ज्यादा हो, थीटा से ज्यादा, लेस देन 90। जिस प्रकार ये मुंह खुलता है ना, ऐसे जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। ये वाला पार्ट है, मैं आपको बताऊं कुछ, ये वाला पार्ट खुलता है वो बड़ा होता है, और ये वाला हिस्सा होता है छोटा। ये भी मैं आपको समझा दूं। तो 0 से बड़ा, 90 से छोटा, उसे एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज। कई बार हम कहते हैं कि 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। परिभाषा के अकॉर्डिंग 90 से कम वाले को नहीं बोलते, परिभाषा के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 0 से अधिक, 90 से कम। ठीक, ऐसे कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको जब आपने बनाए होंगे बचपन में। ये एंगल जो होता है इसे हम न्यून कोण कहते हैं, और बिल्कुल बनाए हमने, बिल्कुल बनाकर आएंगे। आगे आ जाओ। फिर एक नाम आता है समकोण। समकोण का मतलब है कि वह कोण जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। और मुझे नहीं समझ में, ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी बच्चे को ये पता ही नहीं कि 90 डिग्री क्या होता है। सबको पता है। आपने डायग्राम भी देखो, कुछ इस प्रकार से बनता है, इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। ठीक, फिर आता है अधिक कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, कि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, 180 से कम होगी। थीटा से ज्यादा, 90 से ज्यादा होगी, 180 से कम होगी। ये स्टेटमेंट है इसका। और बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार से है, बनाने का तरीका कुछ इस प्रकार से। ठीक, क्योंकि यहां पर तो होगा इस प्रकार से, ये तो होता 90 डिग्री का इतना। अब ये 90 डिग्री, अब इससे आगे तक चलेंगे अपन। ठीक है, फिर आ जाओ, रिजु कोण बोल दो, स्ट्रेट एंगल बोल दो, रेखी कोण भी आप बोल सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। बट एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन होती है, आपको पता होना चाहिए। इस स्ट्रेट लाइन में ये वाला जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है, और ये वाला भी 180 का होता है, तो पूरा 360 का होता है। तो आप ये मान के चलें
कि वह कोण जिसकी वैल्यू 180 के बराबर है तो रिजियो कोण कहलाता है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए प्यारे दोस्तों, 180 डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए, ये आपको ध्यान करके चलना है। फिर आता प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल जिसे हम कह सकते हैं। सीधी सी बात है, अभी हमने 180 कोण देख लिया, अब 180 से ज्यादा का देखेंगे। बढ़ाने का तरीका कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप डायग्राम भी देख लें, जिससे आपको पता चले कि कोण कैसे बनता है। ये वाला जो एंगल है इसे बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं, प्रति। अब ये स्टेटमेंट क्या है कि 180 से ज्यादा होता है, 360 से कम होता है। 180 से ज्यादा होगा बट 360 से कम होगा। पेपर में हो सकता है इस प्रकार का स्टेटमेंट देखिए आपसे पूछ ले, लेकिन पेपर में कहोगे सर ये तो सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सरल होता है वही गलत होता है, क्योंकि हम उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भाई ये तो, अरे ये क्या है, ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है, ये तो आता है मेरे को। लेकिन एक्चुअली में अपन उसमें दिए गए स्टेटमेंट को नहीं पढ़ पाते कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है, क्योंकि माइनर मिस्टेक होती है तो वो हम पकड़ नहीं पाते उसको। और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मेरे को तो आता है, फिर वो आ जाता है, पक्का आ जाता है फिर वो, है ना। तो ध्यान करना थोड़ा सा विशेषकर, ठीक है। आगे आ जाओ। अब जब पूरा ही कोण 360 का बन जाएगा, अब ये घूमकर वापस बन जाएगा, तो आप इसे बोल सकते हैं आगे कोण हो गया कंप्लीट एंगल कह सकते हैं, ये पूर्ण कोण कह सकते हैं। अब इसके आगे जो एंगल बनेगा वो हम अपन छठा नाम ये भी तो कह सकते हैं, कंप्लीट एंगल बोल दो या पूर्ण कोण बोल दो। तो सीधी सी बात है, थीटा 360 डिग्री आप कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कंप्लीट एंगल कह सकते हो, हिंदी में कोण पूर्ण कह सकते हैं। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता भी हो। अब इसी के साथ जुड़े हुए जैसे एक नाम आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नाम आता है जिसे हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। सीधी सी बात है कि दो कोण ऐसे होने चाहिए, अगर हम उनको जोड़े तो उनका योग 90 डिग्री होना चाहिए। मैं सीधा सिंपल समझाऊंगा कि दो कोण अगर हम उनको जोड़े तो अगर उनका योग 90 डिग्री आ गया तो वो एक दूसरे के पूरक है। जैसे मैं भी आपको बोलूं कि एक 70 डिग्री कोण है और एक 20 डिग्री कोण है, क्या ये पूरक है? ये बिल्कुल पूरक है, क्योंकि 70 और 20 को जोड़ेंगे तो 90 बनते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। पेपर में क्या आता है, पेपर में आपसे पूछेगा कि 70 का पूरक कोण बताओ, तो इसका मतलब है कि हमें उसमें उतना एंगल जोड़ना है जितना 90 हो जाए। बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। कि दो कोण होंगे उनका योग 90 डिग्री हो जाएगा तो उससे पूरक कोण कहते हैं। जैसा ये दो कोण है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, बट दोनों को जोड़ो आप, ये 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब ये क्या है, आपका पूरक कोण है। अब इसी के अंदर दूसरा कोण आता है कॉम्प्लीमेंट, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। एक आता है सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण। करना कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। कैसे? जहां पर दो कोण का योग 90 डिग्री है और वहां पर दो कोण का योग अगर 180 आ गया तो उसे बोलेंगे समपूरक। क्या बोलेंगे? समपूरक। जैसा कि अगले वाले ये रहा आपके सामने, समपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल जिसको हम कह सकते हैं। अगर एक कोण 100 डिग्री और उसका सप्लीमेंट्री पूछे तो आपको सर सप्लीमेंट्री इसका 80 डिग्री होगा। यानी दो कोणों का योग हमें पूरक करना है तो 90 करेंगे, नहीं तो 180। अब यहां पर कई बच्चों को दिक्कतें आ जाती है संपूरक पूरक में, कई बार कंफ्यूजन। तो सिंपल सी बात है, यहां पर दो नाम है आपके सामने, एक ए है बी, ये तो आपको पता लग गया कि दो का एंगल 180। दो नाम है यहां पर, एक तो पूरक है और एक संपूरक है। तो सिंपल सी बात है, पूरक में कितने शब्द हैं? सिर्फ पूरक में 3 ही, 1 2 3। तो ध्यान करना, छोटे वाले लेना है, 1 2 3 4 है तो 180। ऐसा याद कर सकते, बिल्कुल बच्चे करते भी है कि संपूरक पूरक में गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेपर का प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं जल्दबाजी में। थोड़ा लगे कंफ्यूजन तो आप कह सकते हो सिर्फ पूरक छोटा है तो छोटे वाला एंगल ले लो 90,
जस्ट ये बड़ा है तो इसका डबल कर दो 180। ये एक मैं तरीका बता याद करने का। अक्सर ये गलतियां बच्चों से होती है जो हमें बताते हुए सर ये चीज गलती हो गई, फिर हम सोचते हैं अरे ये गलती करने वाली थी, लेकिन गलती करता कोई नहीं है, करता कोई नहीं है, उसको भी पता है तेरे को आता है, लेकिन वो गलती हो जाती है। जानबूझ के कोई गलती करता है क्या? जानबूझकर कोई नहीं करता, गलती होती है। तो हम यही तो चाह रहे ना, गलती ना हो। ठीक, आगे आ जाओ। फिर आता है आसन कोण। अभी हमने आसन रेखाओं की बात की, आसन भुजाओं की बात की। अब वही सेम चीज है कि दो किरण जो होती है, आप कह सकते हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक होना चाहिए। ठीक है, और ये है कॉमन भुजा, कॉमन भुजा, दोनों की कॉमन भुजा एक होनी चाहिए। वो आपस में क्या होते हैं? आसन कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? आसन कोण कहलाते हैं। यदि उभयनिष्ठ शीर्ष, अब उभयनिष्ठ शीर्ष का मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट, और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हैं, तो उसे हम कह सकते हैं एक और दो आसन कोण हैं। कोण एक, देखो ये कॉमन भुजा है, जस्ट ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के अपोजिट है, और इन दोनों रेखा जो किरण है उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? आसन कोण बोलेंगे। यानी कोण एक व दो आसन कोण तथा आसन कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये एक स्टेटमेंट आपको ध्यान करना है कि जो आसन कोण होते हैं ना, एक और दो, इनका योग 180 डिग्री होगा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ये आपको याद करके चलना है। अब देखो मैंने आपको कह रहा हूं बहुत माइनर चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, अरे याद कर लेंगे सर, ये तो बहुत छोटी है, लेकिन ये याद कर लेंगे और लंबे समय तक याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज यहाँ काम नहीं, ये चीज पूरे टॉपिक में चलेगी, ज्योमेट्री के अंदर पूरे मेंसुरेशन में भी काम आएगी, कहीं ना कहीं आती रहेगी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको पता है कि सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, अप्रतिच्छेदी क्या होती हैं, ये तो हमें पता लग गया कि दो रेखाएं देखने पता लगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी बिंदु ओ पर, तो एक दूसरे को काटती वो प्रतिच्छेदी होगी, इंटरसेक्ट लाइन कह सकते हैं। और ये बिल्कुल समांतर कह सकते हैं, नॉन इंटरसेक्ट, ये समांतर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स हम कह सकते हैं। बिल्कुल चित्र देखना और थोड़ी सी परिभाषा को पढ़ना, और इसमें कोई विशेष बात नहीं। फिर आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण होता है। क्या होता है? शीर्ष का मतलब शीर्ष पॉइंट और उसके आमने सामने के कोण अपन कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को काटते किसी ओ पॉइंट पर। अब बनने वाला कोण ये और ये, इसको हमने नाम दिया एक, इसको नाम दिया दो। एक का हम और नाम देते हैं, इसको नाम हमने दिया तीन और इसको नाम दिया हमने चार। तो देखो एक दूसरे को काटते किसी पॉइंट के ऊपर, तो इसके इसके सामने ये कोण है और इसके सामने ये कोण है। अब ये पॉइंट हो गए शीर्ष, और शीर्ष के सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण, इन्हें बोलते हैं। और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कोण एक का मान दो के बराबर होगा, कोण तीन का मान कोण चार के बराबर होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी से ध्यान करना कि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही है, वे कोण आपस में एक दूसरे के आमने सामने बन रहे हैं, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल हम कहते हैं। ये बात आपको ध्यान करके चलना है। अगर इस कोण का मान अगर 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है इस कोण का मान भी 60 होगा। रीजन बताना, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अच्छा, दूसरी चीज इसी में थोड़ा ब्रीफ और करूं, अगर ये 60 है तो और आपसे पूछ ली ये कितना होगा, तो अभी मैंने जस्ट आपको एक चीज समझाई थी कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एक पूरा एंगल आप कह सकते हैं सिर्फ 180 का बनता है। तो अभी आप इस बात को नोटिस कर सकते हैं, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बता दूं, आप इधर वाले पोर्शन बोलो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पूरा एक 180 बनेगा। अगर इधर वाला 60 दे रखा है तो ऑटोमेटिक 180 में से 60 घटाओ तो 120 बचेगा, तो ये एंगल 120 आएगा। सेम काम यहां भी आप कर सकते हो, सेम काम यहां भी कर सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है, तो यानी कोण एक का मान क्या होगा? कोण दो के बराबर होगा, और कोण तीन का मान क्या होगा? कोण चार के बराबर होगा। ये रूल कहता है वर्टिकल अपोजिट एंगल के अंदर। ठीक है, आ जाओ। एकांतर कोण क्या होते हैं? एकांतर, चलो भाई, जब दो समांतर रेखाएं
अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं आपको समझ में आ गया, जिनके बीच में गैप बराबर होना चाहिए। फिर उसको कोई तीसरी रेखा काटे तो उसे बोलते तिर्यक रेखा। तो विपरीत और बनने वाले कोण अंतःकोण एकांतर कोण कहलाते हैं, जड़ स्थिति में बनते हैं। तो ये परिभाषा को छोड़ो, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इस चीज को छोड़ो, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ, आपको बहुत ज्यादा समझ में इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहां पर नाम आ रहा एकांतर कोण। देखो कोई भी दो लाइन आपको लेनी, लेकिन वो होनी चाहिए समांतर, एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। तो ये कह सकते हैं ए है, ये कोई बी रेखा है, ये कोई सी है, ये कोई डी रेखा है। लेकिन इसी के साथ हमने एक तीसरी रेखा ले ली, इसका नाम दिया एल और एम। ये कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान करना है कि जड आकृति में, मैं आपको यहां लिख दूं कि जड शेप के अंदर देखो कहां बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है, ये बन रही है। इस जेड शेप के अंदर एक एंगल ये बनता है, मैंने इसको नाम दिया थीटा फर्स्ट, और इस जेड शेप में ये भी तो बन रहा है, इसको मैंने थीटा टू नाम दिया। पहली बात तो ये कौन से कोण है, ये एकांतर। कौन से कोण है, एकांतर। केवल ये नहीं है, ये भी तो है, ये अगर मैं थीटा थ्री दूं नाम, और ये एंगल भी थीटा फोर है, तो ये भी तो एकांतर है। लेकिन ये दो समांतर रेखाओं के अंदर है, दो समांतर रेखाओं के अंदर है, तो अंदर वाले कोण को क्या बोलते हैं, अंतः, और है एकांतर, तो नाम आ गया अंतः एकांतर कोण। समझ में आई। तो अब कह सकते हैं पहले, अच्छा ये अंदर बने, बाहर भी तो बनते हैं, बाहर बनते, बाहर क्यों नहीं बनते, बाहर जैसे हमने ये एंगल बनता है, ठीक है, तो जड आकृति में अंदर बनता तो बाहर भी तो बनेगा, इसका नाम थीटा फाइव दे दिया, तो इसके साथ ये एंगल बनेगा थीटा सिक्स नाम दे दो, ये सेवन थीटा दे दिया, ये थीटा एट दे दिया, तो ये सारे के सारे एंगल हो गए एकांतर। एकांतर कोण में दो आ जाते हैं, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, बात समझ में आ रही है। पहले तो नाम लिख लो एकांतर अंतः कोण कौन से, तो थीटा वन, थीटा टू, थीटा फोर और थीटा थ्री, ये एकांतर पहले तो पता होने चाहिए, रूल बाद में देखेंगे कि ये वाले अंतर और बाहर वाले आगे थीटा फाइव, थीटा सिक्स, थीटा सेवन, थीटा एट, ये बाहर वाला है, ये एकांतर बाह्य, पहले तो पता होना चाहिए एकांतर कौन से, अंदर वाले कौन से, बाहर वाले कौन से। अब इसमें कंडीशन होती है, एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अब इसकी कंडीशन ध्यान करनी है कि कोण थीटा वन बराबर में थीटा टू, ठीक है। देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, इसी प्रकार से थीटा थ्री और थीटा फोर, थीटा थ्री और बराबर में थीटा फोर, ये आपस में बराबर होंगे। एकांतर कोण हमेशा कैसे, ये भी बराबर होंगे, क्यों, ये क्यों नहीं होंगे, ये भी तो एकांतर है, तो कैसे थीटा फाइव बराबर थीटा सिक्स और थीटा सेवन बराबर थीटा एट, ये भी तो बराबर होंगे। ये एकांतर कोण होते हैं। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, आपने समझ में आया आपको, और ये आपस में बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान करके चलना है। अब ये रूल अगर आपको याद हो गया तो मैं कह रहा हूं कि हर एक पॉइंट पे आपको ये रूल काम आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया भैया, ठीक है, आ जाओ। यही तो बात बोली। अब अंतः एकांतर क्या होते हैं, तो मैंने अभी जस्ट पीछे समझा दिया, वही चीज है। जड आकृति में अंदर बनते हैं वो अंदर वाले अंतः एकांतर, बाहर बनते हैं वो बाहर, ठीक है। मेरे हिसाब से एकांतर कोण में कोई दिक्कत नहीं। सेम पोर्शन संगत कोण, संगत कोण के अंदर भी यही कंडीशन लागू होती है। संगत कोण कौन से होते हैं, परिभाषा कहोगे कि जब दो समांतर रेखाएं एक त्रिज्या को काटती है तो एक ही ओर और एक स्थिति में बनने वाले कोण संगत कोण। कैसे, अब ये दो समांतर रेखाएं, अब ये कोण बनता है, इसको नाम दिया हमने थीटा फर्स्ट, और इसी के एक साइड में स्थिति में ये बनता है, एक तो बाहर, और आप यूं कह सकते हैं एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण, ये अंदर बनता है, ये बाहर बनता है, ये संगत कोण। इसी प्रकार से थीटा थ्री, थीटा फोर, ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से थीटा फाइव, थीटा सिक्स, थीटा सेवन, थीटा एट, ये संगत कोण, और संगत कोण भी बराबर होते हैं आपस में। मैं आपको फिर कह दूं,
संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो नोट करके लिख सकते हैं कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे? अब थीटा फर्स्ट किसके बराबर? थीटा टू की नहीं, थीटा बराबर थीटा टू, एक अंदर एक बाहर। इसी प्रकार से थीटा थ्री बराबर थीटा फोर, थीटा फाइव बटे थीटा सेवन, थीटा फाइव बराबर थीटा सेवन, और थीटा सिक्स थीटा एट। ये लीजिए, केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। नाम तो कुछ ही हो सकता है, थीटा वन ले लो, नंबर एक ले लो, दो ले लो, वो तो नाम है, फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं। बाकी आपको समझना होगा इस कंडीशन को, बाकी आपको समझना होगा इस चीज को। संगत कोण क्या होते हैं? आप यूं भी कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा की एक ओर बनने वाले, या यूं कह सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं जब तिर्यक रेखा काटे तो एक तिर्यक रेखा की एक ही तरफ एक अंतर एक बाह्य कोण संगत कोण कहलाते हैं। आपकी ये भी परिभाषा हो सकती है। मेरा कहने का मतलब रटना नहीं है। आप रूल रटोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि रटी हुई चीज याद नहीं होती है, समझी हुई चीज आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक। एकांतर क्या होते हैं, संगत क्या होते हैं, बता दिया। सारा काम आगे आने वाला, एक एक पॉइंट आपके आगे काम आएगा। अब आ जाओ रेखिक कोण। रेखिक कोण क्या होते हैं? रेखिक कोण होते, मैंने भी बताया, जैसे ये कोण ए है, ये कोण बी है। रेखिक कोण का मतलब होता है कि जब दो आसन कोण है उनका योग 180 होना चाहिए। आसन कोण क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया जस्ट अभी। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, उसके ऊपर पूरा एंगल 180 का बनता है। अभी जैसे ये लाइन ले ली, अब ए और बी की वैल्यू 180, तो इसका मतलब वो रेखिक कोण युग्म। और कहीं पेपर में जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ये कंडीशन लागू करेंगे ना, तब भी मैं आपको यही बताऊंगा, मैंने यहाँ पर 180 किया। जब मैंने 180 किया, क्यों किया, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि भैया ये रेखिक कोण की वजह से, तो आपको समझ में आना चाहिए हाँ रेखिक कोण क्या होता है। क्योंकि बार बार तो मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा कि रेखिक कोण ये, तभी करो कंडीशन पहले, सवाल बाद में। सवाल तो कहीं से निकाल लेना बहुत है, सवाल तो सवाल निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें जड़ें मजबूत करनी है, जड़ें मजबूत करनी है, न कि ऊपर का पार्ट याद रखना है कि सर सवाल निकाल, अरे सवाल तो बहुत बड़े निकाल लेंगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होंगे ना आपकी, तो सवाल निकालने का मतलब है उत्तर निकालने की मत सोचो, उत्तर तो निकल जाएगा, लेकिन सही वेग के अंदर कम समय में उत्तर निकालने का तरीका सीखना आपको। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब ये अंत कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, फिर अंत एकांतर कोण, ये सारे आपने मैं आपके लिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने अभी समझाया आपको। दो स्ट्रेट लाइन है, समांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा काटे, तो यहां पर आप एंगल भर सकते हैं। अंत कोण क्या होता है मैंने पीछे दिखाया लिख के। बाह्य एकांतर कोण कहते हैं, यहां लिखना और करना, और यहां लिख लेना, रटना नहीं है मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा एक रूल और याद करें, मैं कुछ रूल और समझाता हूं। जैसे कि अब ये तो जैसे लाइन और रेखा है, इसके कुछ रूल्स, इसके अलावा भी कुछ याद रखने के, बिल्कुल इसके अलावा भी आपको कुछ याद रखना है। जैसे मैं एक आकृति बनाता हूं आपके सामने, देखो भाई इस प्रकार मैंने एक आकृति बनाई, इस प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया। क्या सर ऐसा सवाल? बिल्कुल, मैंने इसको नाम दिया अल्फा, मैंने इसको नाम दिया ए, थीटा वन, मैंने इसको नाम दिया थीटा टू, मैंने इसको नाम दिया थीटा थ्री। ठीक है, पतंग जैसी कोई आकृति दिखाई दे रही? बिल्कुल दे रही सर। अब आपको ये ध्यान करना है कि जहां ऐसी आकृति आपको दिखाई दे, आगे आएंगे और इसके बेस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत बढ़िया बढ़िया, और मैं दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए भी हुए। अब एक प्रश्न तो बनता है कि सीधी यही आकृति दिख जाए आपको तो पहचान जाओगे, हाँ सर ये तो सर ने करवाई थी। लेकिन डायग्राम जब आएगा तो ऐसे मिसमैच होके आएगा, अंदर चित्र से बहुत ज्यादा, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे ये डायग्राम बन रहा है और इसमें ये कंडीशन लगानी है। सर इसमें क्या याद रखना है? इसका रूल है कि कोण अल्फा बराबर थीटा वन, या यूं कह सकते हैं डायरेक्ट लिख दो, थोड़ा दिखने में साफ लगेगा कि जो अल्फा की वैल्यू है ना, वो थीटा वन प्लस में थीटा टू प्लस में थीटा थ्री, इसके योग के बराबर है। ये कंडीशन आपको ध्यान करनी है। अगर आपको ये कोण याद करना निकालना है तो इन तीनों कोणों का मान अगर आपको पता है तो इन तीनों का हम सम कर लेंगे, वो इसके बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपसे ये कोण भी पूछ ले,
तो ये तो ऑटोमेटिक निकलेगा। जब ये पता है तो हम एक बिंदु पर 360 एंगल बनता है, 360 का बनता है। तो अब मैं आपको बता दी, ये डायग्राम ध्यान करना है। डायग्राम ऐसा ही रहेगा, डायग्राम में चेंज ही नहीं होगा। डायग्राम में ऐसा ही रहेगा, ऊट पटांग डायग्राम दूसरा नहीं बनेगा, ऐसा ही बनेगा। अगर ऐसा डायग्राम दिख जाए तो भाई साहब फिर आपके अंदर ये रूल आपको लगाना है, ये रूल आपको लगाना पड़ेगा। सर ये क्या छठी से लेकर 10वीं किताब की क्लास के अंदर है क्या रूल? बिल्कुल है, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं दे रखा। लेकिन मैंने अब बता दिए तो आपको ध्यान करना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भी एक दो बात और याद कर लेंगे। ये भी आप याद रखें, याद रखना बहुत जरूरी है कि पेपर में सीधा कथन आता है। ठीक है, अब ये रेखा L है, ये M है, ये N है, कोई रेखा LMN। अब ये रेशो में डिवाइड हुई, इसका ये है A, ये B, ये C, 3 रेशो में डिवाइड कर दिया। इसको रेशो, हमने इसको कोई नाम दे दिया जो भी है XYZ, इसको दे दिया XYZ। हम रेशो की बात कर रहे हैं, ये A है, ये B है, ये X है, ये Y है, ये C है, ये Z, ऐसा। इसका भी एक रूल होता है, इसके अंदर भी आपको कंडीशन है। तो इसमें आप कह सकते हैं पहली कंडीशन तो ये है कि A अनुपात अगर B है तो बराबर X अनुपात Y होगा। इसमें फिर ये रूल है कि A अनुपात B अनुपात C है तो इसमें X अनुपात Y अनुपात Z होगा। अगर और भी आगे बनता है तो भी हम उसको आगे इस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान करके चलना पड़ेगा। क्या ये भी दे रखा किताब? ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको याद करना पड़ेगा, नो डाउट। अब बताओ, अगर ये या अगर ऐसा डायग्राम आया, अगर ये स्टेटमेंट आपको नहीं पता होना तो फिर आप उत्तर निकालने में जोर आएगा आपको। हो सकता है उत्तर निकले ना, और कोई दिमाग वाला है तो वो निकाल भी सकता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अभी तक मैंने जितने स्टेटमेंट बताए लाइन और एंगल के, सारे के सारे याद होने चाहिए। क्वेश्चन की शुरुआत कल करेंगे, समय भी अपना हो चुका है, नेक्स्ट क्लास भी हमारी है। मैं आपको फिर कह दूं, दिमाग में ये मत रखना कि सर क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, बहुत कर लोगे, लेकिन तरीका नहीं पता है, अप्रोच बढ़िया नहीं पता है। डेली एक क्लास आपको मिलेगी, करीबन 7 बजे आपको मिलेगी ये क्लास हमारी, टू द पॉइंट। मैं आपको एक विश्वास दिला दूं, आप इस बैच को ज्वाइन करने के बाद मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हो, इस बैच के ज्वाइन के अंदर जितने टॉपिक गणित के सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसके बाद में आप रीट परीक्षा की तो तैयारी कर ही रहे हो, मेंस एग्जाम के लिए स्पेशल बनाया, लेकिन मैंने उस लेवल तक इसमें काम करना है। भले आप वीडियो की तैयारी करो, भले पटवारी की तैयारी करो, भले कोई सा बहुत शानदार क्वेश्चंस का सिलेक्शन इसमें होगा, बिल्कुल न्यू पैटर्न का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। यानी क्यों कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न इस बैच को आप कह सकते हैं। इस बैच के बाद में आपको कोई शिकायत का मौका माइनस में भी नहीं मिलेगा। धैर्य रखना पड़ेगा, डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे और बहुत शानदार तरीके से इस चीज को खत्म करेंगे। अब आपके मन में कोई भी शंका या समाधान हो तो फिर भाई आपको एक नंबर दे दूं तो वो शंका समाधान खत्म वहां हो सकता है। 7665320006 कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं निश्चित रूप से। और मात्र 500 रुपए में एक ऐसा बैच जो सर्वगुण संपन्न तैयारी आपको करवाएगा। आज के लिए इतना, क्योंकि थोड़ा सा 10-12 मिनट शुरुआत में मैंने कुछ बातें बताई उसमें लगे, वरना कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। 1 घंटा अपनी क्लास होगी और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि इस बैच के बाद में सिलेक्शन में कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो रटा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।